जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जूलॉजी से क्वेश्चनों को, ठीक ना, अर्थात जंतु विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, वह विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है? देखिए, जंतु के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो जंतु विज्ञान कहलाएगा, यानी जूलॉजी कहलाएगा, ठीक है। कोई सिंपल सी बात है। और ये जो जंतु विज्ञान है, इनके जनक किनको माना जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक जो है ना, अरस्तु। किनको माना जाता है? अरस्तु को, याद रखिएगा, ठीक ना। जीव जंतुओं का जो अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान कहलाएगा। और इनके जनक जो हैं वो हैं आपके अरस्तु हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किनको? हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ओके, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होता है तो उसको क्या चीज का शपथ है? हिप्पोक्रेटस का ही शपथ दिलाया जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, मानव के त्वचा का जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। अस्थियों का अध्ययन, अस्थि यानी हड्डी का अध्ययन, तो अस्थि तो ऑस्टियोलॉजी। सिंपल सी बात है। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, त्वचा यानी चाम का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी आपका कहलाएगा क्या चीज का अध्ययन? अस्थियों का अध्ययन। जीवो पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। पेनिसिलिन के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। रेबीज के टीके की खोज कौन किए थे? तो लुई पास्चर किए थे, जो कि रेबीज का टीका समझ रहे ना, कुत्ता काटता है तो। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी वो है लिस्टर है। कौन है जी? लिस्टर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले व्यक्ति का नाम था, मेयर, याद होगा आपको, ठीक ना। शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य किस प्रकार के ऊतक करते हैं? तो एपिथेलियमी ऊतक ही करता है। शरीर के सुरक्षा संबंधित कार्य करने वाला ऊतक एपिथेलियम ऊतक। घाव भरने में सहायक ऊतक कौन? एपिथेलियम ऊतक। घाव को भरने में सहायक जो ऊतक है उसका नाम क्या है? एपिथेलियम। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। कौन है जी? तंत्रिका कोशिका जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, ठीक ना। न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका तंत्र बना है। तंत्रिका तंत्र यह ऊतक कहिए। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो सबसे मोटी त्वचा कौन है? तो तलवा का मोटा सबसे त्वचा है, ठीक ना। मानव की त्वचा सबसे मोटी लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू से। आंसू में लैक्रीमिया जो है, लैक्राइमल जो ग्रंथियां है वो स्रावित क्या करती है? आंसू। यहाँ जो आंख में जो होता है ना, लैक्राइमल ग्रंथिया, वही से आंसू। अगर लैक्राइमिया ग्रंथिया को हटा दिया जाए तो आंसू अबे नहीं करेगा आंख से। अब यही छोटा बच्चा में जो रहता है, नहीं रहता है, अभाव रहता है, जिसके कारण क्या होता है? छोटा बच्चा रोता है तो आंख से आंसू नहीं गिरता है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवेदना का चलन किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक ही करता है। किस रचना के द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है? तो लिगामेंट से अस्थि हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक। जिसमें वसा ऊतक का ज्यादा मतलब हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा मोटापा आ जाएगा। बात समझे? मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ? तो संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? पुलूरा ये फेफड़ा को ढकने वाला आवरण होता है। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं तो डेंटाइन का परत रहता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है, ठीक है। डेंटाइन का दांत का शिखर बना होता है एनामिल का। टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? टेंडन। आनुवंशिकी इकाई कौन है भाई? तो जीन जो है वो आनुवंशिक इकाई है, ठीक ना। डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं। जीव अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम, यह सिद्धांत कौन दिए थे? तो बीडल और टैटम जो व्यक्ति थे जो कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिए थे। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए है। कोई दिक्कत? अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं ज्यादा तेज में तो नहीं न चल रहा हूं, बोलिएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? तो वाटसन और क्रिक जो थे डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे डीएनए का।
माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते थे, तो गुण सूत्र के द्वारा, जो गुण सूत्र होता है उसी के द्वारा स्थानांतरित होता है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23, अब मानव में गुण सूत्रों की कुल संख्या तो 23 जोड़ा यानी 46 होता है। मानव में नर गुण सूत्र सम्मिश्रण कौन होता है तो XY, या मादा में कौन होता है तो XX होता है। लड़का पैदा कब होता है तो मादा का X पुरुष का Y मिलता है तब। बच्चों में XY गुण सूत्र हो तब लड़का पैदा होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन है तब पिता का ही, या जबकि दोष देता है किसको, माता को लोग देता है, ठीक ना। बाधिन माता को लोग कहता है, जब बेटा नहीं होता है तब माने महिला को दोष देता है, जो कि पूरा क्या है, गलत है। क्योंकि पुरुष में क्या है भाई XY है, महिला में क्या है XX गुण सूत्र है, तो इसका XX मिलता है। तो ये पुरुष के ऊपर डिपेंड ना किया जी कि पुरुष का अगर X आएगा, अब महिला के क्या दोष है, उसमें तो XX ही है, तो XX मिलता है तो लड़की जन्म लेती है, अब पुरुष का Y है, इसका X मिलता है तो लड़का जन्म लेता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितना होता है, 22 जोड़ी होती है। ऑटोसोम 22 जोड़ी यानी 44 से 2 क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम होता है। कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से लड़का मिलता है तो पुरुष का Y और स्त्री का X, ठीक है। आगे देख रहे हैं, तो पुरुष का Y और स्त्री का X मिलेगा तो क्या जन्म लेगा जी, लड़का जन्म लेगा, ठीक ना। एक लिंग सहलग्न रोग है तो वार्णधता जो है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, यह क्या है आपका लिंग सहलग्न रोग है। अगर माता पिता में किसी को है तो उसको हो जाएगा, ठीक ना। लाल हरी वर्णता का कारण क्या है, वही मतलब कि वर्णता रोग में लाल और हरा में अंतर नहीं पहचान पाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, उसको लाल और हरा रंग में अंतर पता चलता होता नहीं। तो X क्रोमोसोम X गुण सूत्रों की वंशागति। एक वर्णाद पुरुष व समान महिला की संतानों में, देखिए एक वर्णाद पुरुष वर्णाद मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, अब महिला समान है, कोई रोग मतलब वर्णता रोग नहीं है, उस संतानों से पुत्रों के वर्णाद होने की संभावना क्या है, शून्य है, नहीं होगा, ठीक है ना। पुत्र में शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो DNA फिंगरप्रिंट का। मान लीजिए कि किसका बाल बच्चा है नहीं है तो उसका DNA फिंगरप्रिंट जो कि महंगा है, इसी से पता चल जाएगा। आपका एक बाल भी मिल जाएगा ना तो आपका पता लगा लिया जाएगा कि हाँ आप किसके मतलब घर के हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था तो लैमार्क ने। जैव विकास को सबसे पहले समझाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लैमार्क थे। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित कौन किए थे, जीवों के वंशज डरबोन। योग्यता के उत्तरजीविता का प्रतिपादन कौन थे तो डार्विन थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था तो ह्यूगो डी ब्रिज दिए थे, ह्यूगो डी ब्रिज। समजात अंग होते हैं, देखिए रचना में समान लेकिन कार्य अलग अलग, रचना में समान लेकिन कार्य अलग होगा तो वो समजात अंग कहलाएगा, ठीक ना। और समरूप अंग कार्य में समान और रचना अलग तो समरूप अंग कहलाएगा, ठीक ना। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन है तो कर्ण पल्लव पेशिया जो है समरूप अंग है, अवशेषी अंग है, ठीक ना। हल्ला करेगा सब। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है तो बंदर है, जो कि मतलब चिंपांजी भी कहीं देता है, ठीक ना। विकास के प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कोई है तो वो क्या है, बंदर है। जिससे लोग कहता है कि पूर्वज बंदर था, लेकिन बंदर था तो फिर अभी तक बंदर कैसे है, सब बंदर को मनुष्य हो जाना चाहिए था। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को रखा जाता है प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा गया है। आकृति निश्चित नहीं होती है अमीबा की। अमीबा अपना आकार क्या करता है, बदलते रहता है, उसका आकृति अनिश्चित होता है, ठीक ना, निश्चित नहीं होता है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन है, कुटपाद है। चलतो वही से, खैतो वही से, सब काम वही से करता है। एक कोशिका हिले है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, और वो सब अपना एक्टिविटी एक एक कोशिका से करता है। उसका प्रचलन अंग जो है वो कुटपाद है, और वो खाता पीता भी कुटपादे से है, भोजन को घेर करके, ठीक ना। ये देखते हैं आगे। अब प्रोटोजोआ भी जो है, हरा जो प्रोटोजोआ है इसको किस नाम से जाना जाता है तो यूग्लिना के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। पौधा और जंतुओं के बीच जो कड़ी के रूप में पाया जाता है, जाना जाता है कौन, यूग्लिना को जाना जाता है। मानव के शरीर में इंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है आंत में। ये जो इंट अमीबा हिस्टोलिका जो जीवाणु है ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ यही इंट अमीबा हिस्टोलिका जो है, ये प्रोटोजोआ ऐसा है जो पेचिस रोग उत्पन्न करता है। कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया का बुखार क्या करता है, वो पैदा करता है। काला ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है, लिस्मेनिया है। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा जो कि बालू मक्खी के काटने से होता है।
मानव की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन है? तो ई कोलाई है, ई कोलाई है, ठीक ना। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऑस्ट्रिया कहलाता है। स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो अस्कुलम कहलाता है। अस्कुलम किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। हाइड्रा का प्रजनन अंग कौन है? तो टेंटेकिल्स है, टेंटेकिल्स से प्रजनन करता है वो, ठीक ना। प्रचलन करता है, सॉरी प्रजनन नहीं, चलता है, यहाँ से वहाँ जाता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है सिलेंट्रेटा द्वारा। सिलेंट्रेटा द्वारा क्या होता है भाई? प्रचाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है जी? एक समुद्री जीव है आपका, ओके। जेलीफिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑरिलिया। ऑरिलिया को जेलीफिश कहा जाता है। ऑरिलिया जो है उसको जेलीफिश। समुद्री एनिमोड के नाम से जाना जाता है मैट्रिडियम। पोर्टुगेज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है कौन? फाइसेलिया। फाइसेलिया जो है उसको पोर्टुगेज मैन ऑफ वार कहा जाता है। अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। अमीबा भी अमरत्व है, अमर है, ठीक ना। चिपटे कृमियों को रखा जाता है। अब बताइए अमीबा में जो चरण होता है टूट टूट के होता है, टूट टूट करके हो जाता है, तो बताइए वो अमर हुआ कि नहीं? खत्म होगा। फीता कृमि किस संघ के महत्वपूर्ण प्राणी है? तब प्लेटी हेलमेंथिज के अंतर्गत रखा गया है फीता कृमि को। और गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ में रखा गया है? निमैथैलमिथिज के अंतर्गत रखा गया है। ये सब वर्ग है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है काथी से? फाइलेरिया हो जाता है सबको ना जी, बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा क्या होता है? फाइलेरिया नामक रोग होता है, ओके। आइए देखते हैं आगे। एस्कैरिस पाया जाता है तो मनुष्य की आंत में। एस्कैरिस किस में पाया जाता है जी? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। फेरिटीमा पोस्थुमा वैज्ञानिक नाम है केचुआ का। केचुआ यानी चीड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है फेरिटिमा पोस्थुमा है। केचुआ में रक्त वर्णक उपस्थित होता है हीमोसाइनिन। केचुआ में आंखें होती है? एक भी नहीं, केचुआ में आंख वाख होता नहीं है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती है? तो 3 जोड़ी, 6 गो। मच्छर में लाल खून का उभर आना कारण क्या है? स्तनधारी का लाह उत्पन्न होती है। जो लाह होता है कीटों के शरीर के स्त्राव से लाह उत्पन्न होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मेंगोट कहलाता है। मेंगोट कहा जाता है। घरेलू मक्खी के लार्वा जो होता है लेंगोट कहाएंगे उसको, मेंगोट। तितली की आंखें रात में चमकती है किसके कारण? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण क्या होता है कि तितली की आंखें रात में चमकती है। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जो है निद्रा रोग। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन है? सैंड फ्लाई है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। कटक फिश के नाम से जाना जाता है कौन? सीपिया। ऑक्टोपस है क्या है? एक तो मृदु कौची है। डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? डेविल फिश के नाम जाना जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। तो इनके संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है तो इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है वो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और विशेष रूप से उन शिक्षक साथियों से हम बोल दे रहे हैं कि देखिए बात यह है कि जो न्यूज आता है वो कहीं से न कहीं से आपका जो बढ़िया जो चैनल है उसे आपको कवर हो जाता है। इसीलिए उसके बारे में हम ज़्यादा मतलब वीडियो बनाते नहीं है। अब मान लीजिए कि कटअप की जहाँ तक ले बात लोग बोलता है कि कितना जाएगा ये वो, तो अच्छा एक बात बताइए, कोई भी जो अपना दिमाग लगा रहा है कि इतना जाएगा उतना जाएगा, क्या वो सही बता देगा क्या कि कितना कटअप जाएगा? अरे अनुमाने लगा के न बताता होगा। अब अनुमान लगा के बताता होगा तो कहिएगा तो हम भी अपना अनुमान लगा के हम अपना भी मत आप लोगों को प्रकट कर देंगे, ओके। चलिए देखिए फिलहाल आगे की ओर जो नए मेरे इस परिवार में जुड़े हैं उन लोगों के लिए है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जस्ट आपका तो फिर 1 लाख वैकेंसी आने ही वाला है, ओके। 6 to 8 उसके बाद समझ रहे हैं ना, 50,000 के लगभग 6 to 8 में है 55,000। जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीड़ों का अध्ययन जो होता है ना एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, कीड़ा का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है।
तितलियों का अध्ययन, जो तितली का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है लेपिडेटोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी, ठीक ना, लेपिडेटेरियोलॉजी। ओके, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? इक्थियोलॉजी कहलाता है। पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए, एक दो बार देख लीजिएगा तो जरूर याद हो जाएगा, ऐसी नहीं है कि मतलब कि याद नहीं होगा। हिस्टोलॉजी संबंधित है, हिस्टोलॉजी ऊतक संबंधित है, ऊतक से संबंधित हिस्टोलॉजी अर्थात ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोमेटोलॉजी, घाव का अध्ययन क्या कहलाएगा जी? ट्रोमेटोलॉजी कहलाएगा। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधित जो रोग होता है उसको ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ओंकोलॉजी। एक दो बार देखिए बस फिनिश हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, हेरिडिटी, ठीक ना, आनुवंशिकी कहते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधार देने से नस्ल सुधारता है, ये कहलाता है यूथेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। ओके, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसको कहते हैं यूजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है इंटेमोलॉजी कहलाती है। कीटों से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है उसको इंटेमोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, इससे रिलेटेड जितना भी अध्ययन है आपको थोड़ा मतलब यथी लगने लगेगा, ठीक ना। तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर हम बताएंगे, कुछ आगे आपको बता रहे हैं। चाहिए रुक जाइए, देख लीजिए, भारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भारी नहीं है, देख लीजिए, याद हो जाएगा सब, ठीक ना। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं परिस्थिति की तेजी है। अब देखिए, इसके बाद सब याद होगा आपको, ऊपर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी। मौ से मांसपेशी और मौ से मायोलॉजी कहलाएगा। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? जनसंख्या का जो अध्ययन है वो कहलाता है डेमोग्राफी, ठीक ना। और मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन। मधुमक्खियों का पालन कहलाता था, ये तो इंपॉर्टेंट आ गया, इसको एपी कल्चर बोलेंगे। क्या कहेंगे? एपी कल्चर। मधुमक्खियों का जो पालन होता है, अब मधुमक्खी पालन जो कहलाता है एपी कल्चर कहलाता है, एपी कल्चर, ठीक ना। और रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। एपी कल्चर और सेरीकल्चर में दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। मधुमक्खी का पालन कहलाएगा तो एपी कल्चर कहलाएगा, ठीक ना। और रेशम का पालन जो कहलाएगा वो सेरीकल्चर कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए, रेशम मतलब रेशम मतलब क्या? रेशा। तो देखिए, शेरी है, शेरी मतलब शेरी, इससे थोड़ा सा साउंड आ रहा है ना रेशा वाला, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाएगा, ठीक है, रेशम पालन। स्नायु तंत्र संबंधित अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजी। वृद्ध संबंधित अध्ययन कहलाता है तो जेरेंटोलॉजी। वृद्ध संबंधी मतलब बुढ़ा, समझ रहे ना, जेरेंटोलॉजी। शिशु रोग संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? शिशु संबंधी जो रोगों का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है वो? जो पीडियाट्रिक्स। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? तो लेमार्क है। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? लेमार्क। और दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक आपका कौन है? डार्विन है, ठीक ना। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन। और फिलोसफिक जूलॉजी का जो लेखक है वो लेमार्क है। विकास का सिद्धांत कौन दिए थे? तो डार्विन ही दिए थे। स्टेथोस्कोप का आविष्कार कौन किए थे? स्टेथोस्कोप यानी आला का, तो लेन्नेक। कौन किए थे जी? लेन्नेक किए थे। प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो ये किए थे मैकलिनटॉक किए थे। एडवर्ड जेनर को तो समझ रहे कि चेचक के खोज के टीके का खोज किए थे एडवर्ड जेनर। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नबर्ग ने। कौन? कार्नबर्ग किए थे। सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की व्याख्या कौन किया था? हार्वे। रुधिर परिसंचरण का जो व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम था वो क्या था? हार्वे थे। हार्वे जो थे वो सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किए थे, ठीक है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का प्रतिस्थापन मतलब हृदय का मतलब लगाना, मतलब उसको निकाल करके दूसरा, जैसे ट्रांसप्लांट कहलाता है ना, किडनी ट्रांसप्लांट, उस तरह हृदय, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था।
किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? तो सबको ये बताया था कौन? तो स्लाइडेन तथा टी स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये बात बोले थे कि हम लोग का शरीर जो है, यानी जीवों का शरीर जो है वो क्या चीज़ का बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। एबियोरक समूह का पता किसने लगाया? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो थे एबीओ का क्या किए? पता लगाए हैं। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? जंपिंग जीन था बारबरा मैकलिनटॉक। बारबरा मैकलिनटॉक जो थे टॉक, ये क्या के जंपिंग जीन का खोज किए थे। एग्यूलेटरी जीन की खोज कौन किए थे? तो एग्यूलेटरी जीन के खोज करने वाले जो व्यक्ति थे जैकब और मोनार थे। ठीक ना, ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका पार्ट एक और लेकर के आएंगे जो जंतु विज्ञान जियोलॉजी का। ठीक ना, तो वीडियो फिलहाल कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।